नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौड़, डीन R&D, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSVTU भिलाई। प्रोफेसर समर्थ P सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर UTD, CSVTU भिलाई। आकाश कुमार उरकुड़े, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर दुर्ग। NCVR का टर्निंग कार्यों के लिए कैम। इस प्रेजेंटेशन में हम NCVR का उपयोग करके टर्निंग कार्यों के लिए कैम का मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया को समझेंगे। कैम का उद्देश्य CNC मशीनों के लिए सटीक तरीके से NC कोड को तैयार करना होता है तथा हम टर्निंग के ऑपरेशंस के लिए दिए गए NC कोड को की व्याख्या भी करेंगे। आज जो हम सीखेंगे उसका हमें क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है कैम का परिचय और इसका उपयोग। हम कैम की प्रक्रिया को किस तरीके से करना है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी तथा इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है ये समझेंगे। दूसरा है NC कोड की संरचना को समझना। NC कोड की जो मूलभूत संरचना है इसके बारे में, इसके घटकों के बारे में हमें आज जानकारी होगी। तीसरा है टर्निंग कार्यों के लिए NC कोड का विश्लेषण। टर्निंग ऑपरेशंस के लिए दिए गए NC कोड का किस तरीके से विश्लेषण करना है ये आज हम जानेंगे। चौथा है NC व्यूअर को उपयोग करके कोड का सिमुलेशन करना। जो हम NC व्यूअर में कोड डालेंगे उसको किस तरह से सिमुलेट करना है ये हम इस स्लाइड में जानेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, NC कोड के प्रत्येक भाग की व्याख्या करना। NC कोड के लिए विभिन्न भाग जो होते हैं उसके किस तरीके से क्या क्या यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम आज व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं NC व्यूअर में। NC व्यूअर में जाने के लिए आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है https जो /ncviewer.com दिख रहा है उसे आपको टाइप करना होगा गूगल में। तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा NC व्यूअर का। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में, यहाँ पे सर्च करके हम लोग इसका लिंक डाल देंगे ncviewer.com। आप नॉर्मली भी इसे टाइप करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ncviewer.com पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये NC व्यूअर ओपन हो जाएगा। सामने में आप देख सकते हैं इसका पूरा स्क्रीन है और इस स्क्रीन में एक ग्रिड बनी हुई है। इस ग्रिड को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो आपको अगर ग्रिड को ऑन ऑफ करना है तो आप इसमें एक रैपिड मूवमेंट, टूल पाथ, पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें दी गई है। शो ग्रिड दिया हुआ है सबसे ऊपर में, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे ऑन ही रखना चाहूँगा। बाकी आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सिमुलेशन इस जगह पे दिखाई देगा, ये पूरा स्क्रीन है, इसमें आपको सिमुलेशन आप देख सकते हैं। इसमें एक्सिस बने हुए हैं, जो ब्लू लाइन्स है वो ब्लू लाइन जो है इसमें जेड एक्सिस दिख रही है। इसमें से एक जो ग्रीन लाइन है ये वाई एक्सिस है एंड रेड लाइन एक्स एक्सिस है। तो ये अलग अलग एक्सिस को आप इसमें देख सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है रोम्बिकल क्यूबिक, जिसमें आप लोग किसी भी एक्सिस में मूवमेंट अगर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके भी हम लोग यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कि हाँ ये इस टाइप से, इस किस व्यू से देखना है, फ्रंट से देखना है, लेफ़्ट से देखना है, राइट से देखना है, तो हर तरह का इसमें व्यू देख सकते हैं। बट आपको अगर डिफ़ॉल्ट इसमें जाना है तो आप होम में क्लिक कर देंगे तो ये होम में अपने आप ये व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये NC व्यूअर आपने ओपन कर दिया है, बट अभी यहाँ देख सकते हैं G कोड की फ़ाइल दी हुई है। इसको अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ये G कोड फाइल ऑफ हो जाएगा। डिजिटल रीड आउट, उसके बाद मशीन ऑप्शन है, प्लॉट ओरिएंटेशन, वर्टिकल जेड अप, डायमीटर मोड, लेथ। तो इस लेथ को ऑन कर देंगे। तो ये इस तरीके से इसका इंटरफेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से G कोड को इंसर्ट करना है तो आप इस जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि वेलकम टू NC व्यूअर जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि Welcome to NC व्यूअर, a powerful G code viewer for desktop and mobiles. Features powerful browser based G code editor। ये सारी जानकारी जो मैं पढ़ रहा हूँ इसे आप आसानी से इसको ओपन करने के बाद पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी दिए हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको हटा देंगे, ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमें NC कोड लिखना होता है। वो सारे कोड्स को हम यहीं पे एडिट करके लिख सकते हैं और उसके बाद सिमुलेट कर सकते हैं। तो हमें कोड क्या लिखना है, किस तरह से CNC का एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है और उसको किस तरीके से रन किया जा सकता है, आज हम इस प्रोग्राम में
आज के इस स्लाइड में हम यही देखेंगे। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक एनसी व्यूअर को हम लोग किस तरीके से ब्राउज़ कर सकते हैं, और अब हम आगे देखेंगे कि एनसी व्यूअर में हम लोग किस तरह से सीएनसी के कोड डाल के उसमें सिमुलेशन देख सकें। तो इसके लिए हम आगे सबसे पहले तो हमें सीएनसी कोड्स को जनरेट करना है, जो कि एक प्लेन फेसिंग प्रोग्राम के थ्रू होगा। हमें एक प्लेन फेसिंग प्रोग्राम के लिए हमें कोड जानने होगी कि कौन कौन से कोड उपयोग में लाए जाते हैं। उन सारे कोड्स को हम एनसी व्यूअर में डालेंगे और उसके थ्रू जो प्रोग्राम जनरेट होगा उसको सिमुलेट करके हम देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम एनसी कोड को समझ सकते हैं एक टर्निंग प्रोग्राम के लिए, फेसिंग साइकिल के लिए। सबसे पहला कोड है O0001, जो कि ये बताता है कि कौन सा प्रोग्राम नंबर है। इसका अर्थ होता है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले उसकी नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे हम फेसिंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो फेसिंग प्रोग्राम के लिए O0001, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक नंबर देना। हम किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ ये ओनली एक नंबर है जिसका जी कोड, एम कोड या फिर प्रोग्राम में कोई सहायता नहीं है, बस ये एक नंबरिंग है प्रोग्राम की। तो सबसे पहले हम O0001 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे फेसिंग साइकिल, ताकि हमें याद रखे कि हमने ये प्रोग्राम फेसिंग के लिए बनाया था। एनसी कोड के प्रारंभ में हमें इससे ही शुरुआत करनी होती है। तो प्रारंभिक स्थिति में सबसे पहले जो आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है N5T0000। ये जो कोड है जिसमें N लिखा हुआ है ये नंबर है। ये N5, N10 ये कोई भी नंबर हो सकता है, इस पर हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस N5 को ना भी लिखे तो भी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली चलेगा और उपयोग में आएगा। अगर हम इस N5 को एलिमिनेट कर दें तो भी इसका कोई ऐसा उपयोग नहीं होता, बट ये एक ब्लॉक नंबर है, इसे हम ब्लॉक नंबर की तरह ले सकते हैं। ये हमने ब्लॉक नंबर लिखा है। अगर देखा जाए ब्लॉक नंबर हम ना भी लिखे तो भी बाकी के प्रोग्राम को जो एनसी व्यूअर है वो ब्लॉक नंबर की तरह एज इट इज़ वो ट्रीट करता है, मतलब वो ब्लॉक नंबर की ही तरह देखेगा। आखिरी में देखेगा T000, 4 बार 0 के बाद एक एंड ऑफ ब्लॉक लगाया गया है। इस एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब होता है कि इस ब्लॉक को अंत किया गया है, मतलब इस ब्लॉक को अब यहाँ पे लिखना बंद कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो इसके लिए हमें एंड ऑफ ब्लॉक लगाना होता है। तो इस तरीके से ये एक सेंटेंस लिखा गया है, एक ब्लॉक लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है जो N5 है वो ब्लॉक नंबर है और T000 जो कि 4 बार 0 है, तो जो T का मतलब होता है कि टूल, अगले 00 का मतलब होता है कि कौन से नंबर का टूल, और अगले 00 जो 2 0 है आखिरी के, उसका मतलब होता है कि ऑफसेट, कि कौन से नंबर का ऑफसेट। तो यहाँ जो 4 0 दिए गए हैं उसमें पहले 2 0 हैं वो टूल नंबर को दिखाते हैं, बाद के जो 2 0 हैं वो ऑफसेट नंबर को दिखाते हैं। कि एक मशीन में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले इस टूल को सिलेक्ट करना होता है, उस टूल को सिलेक्ट करके ही उस पर काम कर सकते हैं, बट टूल को सिलेक्ट करने के बाद उसका ऑफसेट सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये ऑफसेट होता क्या है? तो ऑफसेट होता है वर्क पीस की, जो हम जॉब कर रहे हैं उसकी स्थिति, कि वो स्थिति हमारी कहाँ पर है और उस स्थिति को हमने कौन से ऑफसेट नंबर पे डाला है। वर्क पीस अलग अलग शेप के आते हैं। अगर टर्निंग मशीन में आप लोग अलग अलग डायमीटर और अलग अलग लेंथ के वर्क पीस यूज़ कर सकते हैं। अगर उन वर्क पीस को हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए उसकी स्थिति मशीन को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी स्थिति बताते हैं तो उसे किसी एक नंबर से, किसी एक स्पेसिफिक नंबर पे उसे जाके हम फीड कर देंगे मशीन में। तो मशीन में जो फीड नंबर है उसी नंबर को यहाँ पे लिखना है, आखिरी के दो ज़ीरो जो लिखे हुए हैं। ये जो आखिरी के 2 ज़ीरो हैं ये सेम हो सकते हैं टूल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम लोग टूल नंबर लेते हैं T0101, तो T0101 में शुरू के 01 का मतलब होगा कि पहले नंबर का टूल, और आखिरी 01 का मतलब होगा कि कौन से नंबर का ऑफसेट है। तो इस तरीके से हम आगे भी देखेंगे, ये चीज़ फिर से दोहराई जाएगी। नेक्स्ट है होम पोजीशन। अब क्या होता है कि हम कोई मशीन को चला लिए, तो चलाने के बाद उस मशीन को होम पोजीशन पे ले जाना ज़रूरी होता है। जैसे कि लास्ट टाइम एक ऑपरेटर जो जिसकी एक शिफ्ट होती है, उसने कुछ काम किया, वो अपनी शिफ्ट को काम कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर उस मशीन को चला रहे हैं। तो अब इस समय चलाने के लिए उसको सबसे पहले तो मशीन को रिफ़्रेश करना होगा। जब तक मशीन को रिफ़्रेश नहीं करेंगे तब तक उसकी पुरानी सेटिंग हटेगी नहीं, क्योंकि पहला ऑपरेटर कुछ सेटिंग डाल चुका है, कुछ इस प्रोग्राम में एडिट कर चुका है, या फिर टूल अपनी किसी और पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन से हटा के उसके होम पोजीशन पे ले जाना टूल को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब टूल अपने होम पोजीशन पे जाएगा तभी उसे होमिंग पोजीशन के थ्रू हम रिफ़्रेश कर सकेंगे।
तो अगला ऑपरेटर या फिर अगले प्रोग्राम में हम इसे होम पोजीशन पे ले जाते हैं ताकि मशीन को रिफ़्रेश कर सके। तो इसके लिए जो कोड यूज़ किया जाता है N10, जिसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, G28 का मतलब होता है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो G28 है ये यूज़ किया जाता है अपने रेफरेंस पॉइंट मतलब होम पोजीशन में जाने के लिए। अगला है X0 का मतलब होगा उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक, मतलब यहाँ पे हमने ब्लॉक को एंड कर दिया, ये एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब X की पोजीशन में इसे होम पोजीशन पे जाना है। इसके बाद लिखा जाएगा N15 G28 Z0। इसका मतलब होता है कि Z का जो पोजीशन है उसे 0 पोजीशन तक लेके जाना है G28 के थ्रू। मतलब यहाँ पे जो G28 है वो प्रेजेंट कर रहा है कि होमिंग हो जाए, मतलब रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, वो अपने अंतिम छोर तक पहुँच जाए। तो उसके अंतिम छोर में जो उसका होम पोजीशन है वहाँ पे Z के थ्रू भेजना। मतलब देखिए CNC मशीन में 2 एक्सिस होती है, एक X एक्सिस होती है और Z एक्सिस होती है। ये 2 एक्सिस मशीन कहलाती है। तो इस 2 एक्सिस मशीन में X की 0 पोजीशन में और Z की 0 पोजीशन में भेजने के लिए हम इन 2 ब्लॉक का यूज़ करेंगे। जो पहला ब्लॉक है N10 G28 X0 एंड ऑफ ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक हो गया, और दूसरा ब्लॉक है N15 G28 Z0। तो ये एक होम पोजीशन का हमने दो ब्लॉक हमने समझे हैं। नेक्स्ट चलते हैं टूल का चयन। अब हमें, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने टूल को पहले कैंसिल किया था 000 के थ्रू। पहले हमने जो 00 लिखा था उसमें हमने टूल को कैंसिल करके रखा था, मतलब हमें अभी कोई टूल नहीं चाहिए। जो पुराने ऑपरेटर ने टूल सिलेक्ट कर रखा था उसे हमने कैंसिल कर दिया था। अब हमें नए टूल की आवश्यकता है जो हम खुद अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके लिए कौन सा टूल ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे 1 नंबर पे हमारा टूल अगर लगा हुआ है तो हम वहाँ पे T01 लिखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि N20 के बाद जो है T01 लिखा हुआ है, तो वो N20 जो कि प्रोग्राम नंबर है, ब्लॉक नंबर N20 है, और जो T01 है वो टूल नंबर है, और आखिरी का जो 01 है वो ये शो करता है कि वो ऑफसेट कंडीशन क्या है। तो ऑफसेट कंडीशन मतलब कौन से ऑफसेट को वो चयन कर रहा है। हमने जो भी जॉब लगाया होगा एक ऑफसेट उस नंबर पे दे रखा होगा, उस जॉब की पोजीशन X0 Y0, तो वो 01 में डली हुई है, तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा इस समय जो ब्लॉक बन रहा है N20 T01, मतलब हमने नया टूल चयन किया और एक नया ऑफसेट चयन किया इसके थ्रू। नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे, स्पिंडल स्पीड और दिशा। अब हम ये देखेंगे कि स्पिंडल को चालू करना है, क्योंकि हमने अभी टूल तो सेलेक्ट कर दिया, टूल अपनी पोजीशन में है और वो होम पोजीशन में है, वो अपनी पोजीशन से हटा नहीं है। बट अब हमें स्पिंडल को घुमाना है, जो कि मशीन जिस स्पिंडल में हमारा जॉब लगा हुआ है, देखिए लेथ मशीन में जो स्पिंडल है वो जॉब को होल्ड करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो जॉब है वो स्पिंडल में जकड़ा हुआ है, एक तरह से स्पिंडल उसे पकड़ के रखा है, और जब स्पिंडल घूमेगा तो हमारा जॉब भी घूमेगा। तो हमें स्पिंडल को किस तरीके से कितनी स्पीड में घुमाना है, किस तरीके का मतलब है कि किस दिशा में, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है कि काउंटर क्लॉकवाइज। कुछ ऑपरेशन और कुछ टूल ऐसे होते हैं जो काउंटर क्लॉकवाइज में काटते हैं, उनके कटिंग की जो एंगल होते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काटने के लिए बने होते हैं, और कुछ जो टूल होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काटने के लिए बने होते हैं। तो हम जिस तरीके का टूल सिलेक्ट कर रखे होंगे उस हिसाब से हमें उसकी दिशा निर्धारित करनी होगी कि हमारा जो जॉब है वो किस तरीके से घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अब हम जो यहाँ पे जो कोड यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक कोड लिखेंगे, ब्लॉक नंबर N25। देख सकते हैं इससे पहले N20 था, अब N25। यहाँ पे N25 की जगह N23 भी दे सकते थे, कोई भी नंबर डालिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारे प्रोग्राम को, बस आपको एक ब्लॉक नंबर लिखना है वहाँ पे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है G92, जिसका मतलब होता है स्पिंडल स्पीड लिमिट। यहाँ पे हमने इसका उपयोग इसलिए किया क्योंकि हमें स्पिंडल की दिशा और स्पिंडल को एक स्पीड देनी है, इसके लिए हमने एक लिमिट डिसाइड की है G92। ये G92 कोड यूज़ होता है स्पिंडल स्पीड लिमिट के लिए। S1000 ये जो इसका RPM है, S1000 हमने स्पिंडल को RPM दे रखा है, और M04 उसकी दिशा निर्धारित करके रखी किस दिशा में घूमेगा। M04 का मतलब होगा हमारा काउंटर क्लॉकवाइज हमारा स्पिंडल घूमेगा। तो इस तरीके से इस पूरे ब्लॉक का मतलब होता है कि G92 के थ्रू हम स्पिंडल स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, S1000 के थ्रू उसका RPM हम 1000 रखे हुए हैं, और वह जो है M04 के थ्रू वो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में
हमारा स्पिंडल घूम रहा है। तो इस पूरे एक ब्लॉक का मतलब आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। सतह की गति। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सतह पे गति मीन्स हमारा जो टर्निंग टूल हमारे जॉब को काटने वाला है, उसके काटते समय उसकी कटिंग स्पीड कितनी होगी। सतह की गति अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कटिंग स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पे हम उसकी कटिंग स्पीड का निर्धारित करते हैं। तो ये निर्धारित होता है हमारे कटिंग टूल के मटेरियल और हमारे वर्कपीस के मटेरियल के थ्रू। अगर ये पहले से ही हमारा रिसर्च करके डिफाइन रहता है कि हमारे कटिंग टूल का जो मटेरियल है उसकी कटिंग स्पीड क्या होगी। लाइक हमारा अगर जो जॉब काट रहे हैं वो माइल्ड स्टील है और हमारा कटिंग टूल कार्बाइड है। आप समझ रहे हैं इसको, देख फिर से ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जो वर्क पीस है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है, जो जनरली माइल्ड स्टील ही होता है। और जो कटिंग टूल है उसका जो इंसर्ट है, मतलब जो काटने वाला जो पॉइंट है, वो कार्बाइड का बना हुआ है। तो इनका जो रिलेशनशिप है उसे एक R&D करके हमने पहले से डिफाइन कर रखा है कि इन दोनों के मटेरियल के संगम से हमें कटिंग स्पीड हमेशा 80 से लेके 120 के बीच में देना है। 80 mm/मिनट से लेके 120 mm/मिनट तक हमें इसको देना है। पर ये mm/मिनट मैंने गलती से कह दिया, ये मीटर/मिनट होगा। ठीक है, तो कटिंग स्पीड मीटर/मिनट में हम लोग इसको देंगे। तो यहाँ पे जो है हमने कटिंग स्पीड हमने निर्धारित की है। इस ब्लॉक को हम लोग पढ़ेंगे N30, G96, S80। इस पूरे ब्लॉक का मतलब ध्यान से समझिएगा। N30 मतलब एक ब्लॉक नंबर है, पिछला N25 था, N30 इस बार 30 की जगह हम 28, 27 कुछ भी नंबर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें ध्यान देना है G96 पे। G96 जो होगा स्पिंडल सरफेस स्पीड लिमिट, मतलब स्पिंडल के सरफेस पे हम लोग किस तरीके से लिमिट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो S20 मतलब कटिंग स्पीड हमने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी है कि वहाँ पे कटिंग स्पीड जो रहेगी वो 80 की रहेगी। हमने सबसे मिनिमम जो उसका रेंज होता है 80 से 120 के बीच में, तो उससे एक सबसे मिनिमम, ताकि टूल की सेफ्टी बनी रहे, उसका जो टिप होता है टूल का, जो उसकी नोक होती है उसकी सेफ्टी बनी रहे, उसके लिए हम लोगों ने S80 एक कटिंग स्पीड निर्धारित करके रखी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रारंभिक स्थिति, मतलब अब हम जो टूल है उसको किस तरीके से हम लोग जॉब के करीब लेके आएंगे। अभी जो टूल था अपने होम पोजीशन पे था और होम पोजीशन की बात कर ली, हमने टूल चेंज कर लिया। यहाँ पे दूसरे साइड में जो स्पिंडल था हमने स्पिंडल को भी ऑन कर दिया, स्पिंडल भी चल रहा है, टूल भी चल रहा है। तो ये जो टूल और स्पिंडल ये दोनों एक दूसरे से एक गैप में मेंटेन है, मतलब इन दोनों के बीच में एक गैप मेंटेन है, ये आपस में कुछ दूरी पे स्थित है। अब हमें काटना है अगर टूल से वर्कपीस को, तो हमें टूल को वर्कपीस के नज़दीक लेके आना पड़ेगा और इस समय हमें कुछ कोड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कटिंग टूल को किस तरीके से एक वर्कपीस के नज़दीक लेके आते हैं। तो नज़दीक लाने का तरीका है सेफ्टी, प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं सेफ्टी कंडीशन, मतलब एक सुरक्षित तरीके से हम टूल को पहले वर्कपीस के पास लेके आएंगे। तो वर्कपीस के कितने पास लेके आना है, उसके लिए ये कोड निर्धारित किए गए हैं। वर्कपीस है उससे 2 mm की दूरी, मतलब उसके डायमीटर से 2 mm की दूरी, और उसकी जो इनिशियल पोजीशन जहाँ पे Z0 होता है उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 mm की दूरी पे हमें रखना है। ये कोड उसी को निर्धारित करते हैं। आप फिर से समझिए कि हमारा टूल और वर्कपीस दोनों ही कुछ दूरी पे स्थित हैं। अभी हमें टूल को वर्कपीस के अगर करीब लेके आना है तो हमें एक सेफ्टी कंडीशन डिसाइड करनी होगी जो 2 mm की होती है। जो वर्कपीस है हमारा सिलेंड्रिकल जॉब है, उस सिलेंड्रिकल जॉब से 2 mm डायमीटर से 2 mm हमें ऊपर रखना है और जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है उसे 2 mm बाहर रखना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आप देख सकते हैं N35 G00 Z2.0, मतलब Z से 2 mm की दूरी पे है, और N40 G00 X52.0 मतलब उसके डायमीटर, जैसे कि हमने अगर डायमीटर 50 का ले रखा है यहाँ पे, तो ये और 52 की दूरी पे होगा, मतलब 52 के डिस्टेंस पे हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस ब्लॉक का हम 2 ब्लॉक का हम यहाँ पे मतलब समझ चुके हैं। यहाँ पे 2 ब्लॉक है, जहाँ पे आप एंड ऑफ ब्लॉक देख रहे हैं, एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल देख रहे हैं N40 से पहले वहाँ पे पहला ब्लॉक खत्म होता है और अगला ब्लॉक X52.0 के बाद खत्म होता है। अगले ब्लॉक में हम चलेंगे। अब हमें क्या करना है कि अब तो हमारा कटिंग टूल वर्कपीस के करीब आ चुका है, अब हमें इसे जो है कूलेंट प्रोवाइड करना है, ताकि कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले हमारा कूलेंट चालू हो जाए और जब कटिंग ऑपरेशन हो तो किसी तरह का हीट जनरेशन या स्ट्रेस इंड्यूस ना हो। तो यहाँ पे हम कूलेंट ऑन करेंगे। N45 जो कि ब्लॉक नंबर है, M08 जो कूलेंट चालू करने के लिए हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो है।
नेक्स्ट आप लोग इसके आगे का ब्लॉक, अब सारी कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। आपने अब तक क्या किया, टूल को वर्कपीस के नज़दीक लेके आए और कूलेंट ऑन कर दिया, बट अब इसके आगे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं अब उस ऑपरेशन को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। हम अभी ऑपरेशन कर रहे हैं फेसिंग का, मतलब हमें वर्क पीस जो हमारा है उसके फेस को काटना है, उसे क्लीन करना है ताकि उसकी लेंथ को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे फेस को फेसिंग करने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसके लिए कोड यूज़ करते हैं G72। ये G72 जो कोड है, जी कोड है, ये फेसिंग ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है W0.2, मतलब W क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं XYZ या फिर UVW। तो आप लोग XYZ और UVW को कंपेयर करेंगे तो जो थर्ड पॉइंट है Z उसके साथ आ रहा है W, ठीक है। XYZ, X का मतलब U, Y का मतलब V और Z का मतलब W। तो यहाँ पे जो W है वो इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट शो कर रहा है Z डायरेक्शन में। तो यहाँ पे W 0.2 दिए हैं, तो 0 पॉइंट जो है डेप्थ ऑफ कट है, इंक्रीमेंटली वो डेप्थ देगा Z डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फेसिंग करने के लिए फेस में डेप्थ देना है, तो जो फेस का डायरेक्शन है वो Z डायरेक्शन होता है हमारे एक टर्निंग ऑपरेशन में। तो फेस का डायरेक्शन Z डायरेक्शन है, उस जगह पे हमें डेप्थ देना है और तब जाके हम नीचे की ओर काटेंगे, मतलब X डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे W 0.2 हमने उसी के लिए दिया है। उसके बाद है R 0.1, इसका मतलब होता है कि काटने के बाद हमारा टूल किस तरीके से पीछे रिट्रैक्ट करेगा। तो ये रिट्रैक्ट करने की जो पोजीशन है वो कितनी mm तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0.1, मतलब 0.1 का मतलब होता है 100 माइक्रोन। 0.1 mm दिया है, अगर 1 mm को देखा जाए तो 1000 माइक्रोन होते हैं। तो यहाँ 0.1 का मतलब होगा 100 माइक्रोन तक वो रिट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ इस ब्लॉक का यही मतलब होगा कि हमने क्या किया, डेप्थ ऑफ कट दिया और उसको रिट्रैक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में हमने इस ब्लॉक में जानकारी दी। नेक्स्ट जो ब्लॉक है N55 G72 P60 Q70 F0.2। तो यहाँ पे जो फिर से हमने G72 कोड यूज़ किया क्योंकि हमें फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट अभी हमने नया कुछ यहाँ पे लेटर यूज़ किया है P60 Q70। तो ये P60 का मतलब है कि यहाँ पे जो P है वो प्रेजेंट करता है साइकिल स्टार्ट को, और Q जो हम इस तरीके से लेम तरीके से समझेंगे, एक्चुअल में एक साइकिल को किस तरह से कैंट साइकिल बनाता है ये उसके लिए है, मगर हम इसे लेम तरीके से समझेंगे। P60 जो है जो साइकिल को स्टार्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है और Q70 जो है वो साइकिल को एंड करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे P60 और Q70 ये दो ही साइकिल स्टार्ट और साइकिल एंड, ये दोनों के लिए ये दो ब्लॉक रखे गए हैं, मगर वो सारी की सारी साइकिल इन्हीं को देख के रीड होगी। नेक्स्ट है हमारा F0.2 जो कि फीड है, कटिंग फीड है, 200 माइक्रोन की हम कटिंग फीड देंगे। अभी हमने डेप्थ ऑफ कट हमने जिस तरीके से दिया था 0.2 का, वैसे ही अब ये काटते हुए जो आगे बढ़ेगा, जो रन करेगा टूल हमारे वर्कपीस के ऊपर, उसकी फीड दी गई है 0.2। तो ये 0.2 जो उसकी फीड है और ये हमें बता रहा है कि कटिंग किस तरीके से होगी, कितनी तेज़ी से होगी, हमारा टूल किस तरह से ट्रेवल करेगा एक वर्कपीस के ऊपर। तो इस ब्लॉक का हमें मतलब समझ में आया, मगर इस एक चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि P जो 60 लिखा है वो 60 नंबर कोई ज़रूरी नहीं है 60 ही लिखो, आप 10 20 30 कोई भी नंबर दे सकते हैं, बस P लिखना ज़रूरी है। और Q के साथ भी वैसा ही है, अगर P 10 दे देते हैं तो Q 20 दे सकते हैं। तो P और Q ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक, मतलब कौन से नंबर के ब्लॉक को रीड करेगा। तो यहाँ जब साइकिल स्टार्ट होगी तो किस नंबर के ब्लॉक को रीड कर रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे P60 जो आगे समझ में आएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो आगे जाते हैं, यहाँ पे दिया है N60, तो जो हमारा P60 जो है वो N60 को रीड करने वाला है, ठीक है। तो N60 को रीड करने के लिए जो है यहाँ पे P60 लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे G01 Z-10, इसका मतलब है कि G01 का मतलब होगा कि कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लीनियरली हमारा कटिंग टूल काट रहा है, लीनियर डायरेक्शन में, एक सीधी डायरेक्शन में हमारा जो कटिंग टूल वो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। बट किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो डायरेक्शन है उसका Z डायरेक्शन। Z डायरेक्शन में 10 mm तक काटेगा, बट वो एक साथ नहीं काटेगा। हमने डेप्थ ऑफ कट दे रखा है पहले से ही 0.2 का, तो 0.2 के डेप्थ ऑफ कट के साथ वो 0.2 0.2 बारी बारी से कई बार उसे 0.2 काट के वो 10 mm तक काटेगा। मतलब अगर आपको 20 मीटर गड्ढा खोदना है तो आप 1 मीटर पहले खोदेंगे, फिर दूसरा 2 मीटर खोदेंगे, फिर 3 मीटर खोदेंगे, मतलब बीच में एक रिट्रैक्ट लेके आप पीछे आ रहे हैं, फिर खोद रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं। वैसे ही इस ऑपरेशन को समझ सकते हैं कि हमें 10 mm तक उसकी फेसिंग करनी है,
तो यहाँ पे 10 mm फेसिंग करने के लिए हम 0.2 करते हुए उसकी फेसिंग कर रहे हैं, यही हमने दिया। यहाँ पे जेड की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, Z-5 भी दे सकते हैं, ठीक है, 5 mm अगर फेसिंग करना होगा तो। नेक्स्ट हम चलते हैं G01 X-1, मतलब हम लोग उसके डायमीटर में जो वर्क कर रहे हैं, तो जो डायमीटर जो रहता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं x से। तो G01 मतलब लीनियरली काट रहा है x डायरेक्शन में, कहाँ तक जा रहा है, तो -1 तक जा रहा है। तो मीन्स उसका सेंटर पॉइंट 0 होता है। सेंटर पॉइंट से अगर नीचे जाएंगे, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से 0 की तरफ और 0 से निगेटिव की तरफ। तो पहले तो वो पॉजिटिव था, मतलब हमने x52 दिया था, फिर वो जाएगा x0 तक और x0 से फिर नीचे जाएगा कटिंग टूल, तो कटिंग टूल -1 तक जाएगा। तो ये जो है ये दिखा रहा है कि हमारा जो फेस है वो ऊपर से नीचे तक किस तरीके से एक कटिंग ऑपरेशन में कट रहा है। तो इसे देखने के लिए हम लोग यहाँ पे G01 X-1 का यूज़ करते हैं। तो ये जो था हमारा ब्लॉक N60 और N65, ये दो ब्लॉक हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये N60 जो है ये P60 रीड करेगा, मतलब स्टार्ट ब्लॉक। P जो N60 और N65 ये दोनों ही ब्लॉक को P60 रीड करेगा स्टार्ट साइकिल, जो आपने पहले देखा था। मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपने देख सकते हैं N55, G72, P60। जो P60 है ये दो ब्लॉक को रीड करेगा, और उसके बाद के दो ब्लॉक जो कि चरण N70 और N75 देख रहे हैं, इसको रीड करने वाला है हमारा Q70, क्योंकि Q70 से शुरू हो रहा है इसलिए वो N70 को अब रीड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने दिया है G00। तो G00 का आपको पहले भी पिछली स्लाइड्स में मतलब बताया जा चुका है कि ये रैपिड पोजिशनिंग होता है। रैपिड पोजिशन मतलब तेज गति से हमारा टूल वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे जा रहा है। तो वो इनिशियल पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेफ्टी पोजीशन। और सेफ्टी पोजीशन हमेशा वर्कपीस से 2 mm दूरी पे होती है। यहाँ पे जेड से 2 mm दूरी पे जा रहा है हमारा तेजी से टूल, N70 के साथ G00 G2.0 दिया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा N75। अब N75 G00 X52 मीन्स G00 का मतलब होगा तेजी से रैपिडली हमारा जो टूल है एक्स डायरेक्शन में वो 52 के कोऑर्डिनेट पे जाके रुक रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस में 52, मतलब हमारा जो डायमीटर 50 का है उससे 52 मतलब उससे 2 mm की दूरी पे वो जाके रुक रहे हैं। तो इसका मतलब इस ब्लॉक का मतलब ये होगा। आखिरी में हम पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप एक एक ब्लॉक को समझते जाइए कि हर एक ब्लॉक क्या कहना चाह रहा है, और आखिरी में हम इसे पूरा कंक्लूड करके एक जगह पे दिखाएंगे प्रोग्राम कैसा बना हुआ है। इसके बाद जो है चरण N80 85। तो N80 बोल रहा है G97, मतलब हमने जो स्पिंडल को स्पीड प्रोवाइड की थी वो स्पीड जो है हमने वेरिएशन में प्रोवाइड की थी कि स्पिंडल का जो स्पीड था वो हमारा 1000 RPM पे चल रहा था और उसकी कटिंग स्पीड 80 थी, पर वो कांस्टेंट नहीं थी, वो चेंज हो रही थी। उसके किस वजह से, क्योंकि इसके बीच में एक रिलेशन होता है कटिंग स्पीड और डायमीटर की वजह से। जैसे जैसे डायमीटर कम होते जाता है कटिंग स्पीड जो है वो हमारी वेरी होती रहती है, आरपीएम भी वेरी होता रहता है। वैसे कटिंग स्पीड कांस्टेंट रहती है, आरपीएम वेरी होता रहता है। तो ये आरपीएम को हमें कांस्टेंट करना है, वहाँ पे हम G97 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे G97 इसी का उपयोग होगा, प्लस हमारा जो टूल है वो टूल 0 हो जाएगा, T0000। हमने जो टूल है उसको हम लोग वापस लेके जाएंगे और उसे जो है हम 0 पोजीशन पे लेके चले जाएंगे, मतलब अब हम टूल को कैंसिल कर रहे हैं। अब हमारा टूल और जो ऑफसेट है हमने जो लिया था वो अब यहाँ पे कैंसिल होता है। तो इस तरीके से हम टूल और ऑफसेट को कैंसिल करते हैं इस ब्लॉक के जरिए। नेक्स्ट देखते हैं अगले चरण में N90 और N95। जो हमारा जो प्रोग्राम है N90 और 95, उसमें देखेंगे कि M05 लिखा है, मतलब हमने स्पिंडल को चालू किया था, उसके बाद G97 के थ्रू उसके स्पीड को कांस्टेंट किया क्योंकि हमें हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। बट उसके बाद जो है हम इसको कांस्टेंट करने के बाद अब इसे जो है हम बंद कर देंगे, मतलब हम स्पिंडल को बंद कर देंगे। M05 का मतलब है हमें स्पिंडल को ऑफ करना है। इस कोड का मतलब यही होता है, एक मशीन कोड है M05 जो स्पिंडल को बंद करने के लिए उपयोग में लाता है। इससे पहले हमने जब स्पिंडल को ऑन किया था तो वो काउंटर क्लॉकवाइज में चालू किया था 1000 RPM में, तो उस समय M04 का यूज़ किया था। अब इसे बंद करना है, कैंसिल करना है, तो M05 के थ्रू हम इसे बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम ब्लॉक को देखेंगे N95 M09। तो हमने जिस तरीके से कूलेंट को ऑन किया था अब कूलेंट को बंद करेंगे, मतलब हमने M08 के थ्रू हमने कूलेंट को ऑन किया था
इस बार हमने लिखा है M09, मतलब हम कूलेंट को ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, हमने जो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो हमने परफॉर्म कर लिया है। तो अब जो है हमने स्पिंडल को भी बंद कर दिया है, कूलेंट को भी बंद कर दिया है। इसके आगे बढ़ेंगे, अगले चरण में हम लोग देखेंगे N100, N105, 110। तो इस चरण में क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं G28X0। G28 का मतलब मैं पहले ही शुरुआत में बता चुका हूँ कि ये रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट होता है, मतलब ये अपने रेफरेंस पॉइंट पे वापस जाता है। इसका जो कटिंग टूल, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जब बोल रहा हूँ मतलब कटिंग टूल अपने रेफरेंस पॉइंट में अपने होम पोजीशन में जाने के लिए हम G28 का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले जाएगा। उसके बाद जो है G28 के थ्रू वो जेड डायरेक्शन में जाएगा अपने होम पोजीशन में। इस तरीके से हमने एक कटिंग टूल को कैंसिल करने के बाद उसके होम पोजीशन में रिटर्न भेज दिया है। अब हमारा सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, हमारा स्पिंडल ऑफ हो चुका है, हमने कूलेंट को भी ऑफ कर दिया और हमने कटर को भी अपने होम पोजीशन में भेज दिया है। अब सारा ऑपरेशन ख़त्म हो जाने के बाद अब हमारी बारी होती है कि प्रोग्राम को पूरी तरह से एंड किया जाए। तो एंड करने का प्रोसेस ये है कि हमें M30 लिखना होगा। M30 मशीन कोड यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को एंड करने के लिए। तो इस तरीके से हम पूरा जो प्रोग्राम है वो एंड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमने पूरा एक प्रोग्राम हमने लिखा है जो फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपने एक प्रोग्राम बनाना सीखा आज कि किस तरीके से हम एक फेसिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, और हर एक ब्लॉक को हमने डिटेल में समझा है कि किस तरह से एक एक ब्लॉक को किस लिए लिखा जाता है। टोटल हमने प्रोग्राम बनाया और उसे NC में जाके हम उसे सिमुलेट करके देखे हैं। एक नॉर्मल सा फेसिंग का प्रोग्राम था जिसे हमने सिमुलेट करके देखा है। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि NC को स्टेप टर्निंग के लिए किस तरीके से कैम में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग किस तरह से कैम का यूज़ करेंगे, और वहाँ पे हम लोग स्टेप टर्निंग के जितने भी कोड जनरेट होते हैं, प्रोग्राम जनरेट होता है, उसको हम लोग एक-एक कोड डाल के देखेंगे, रन कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या गलतियाँ हो सकती है, क्या त्रुटियाँ हम फाइंड आउट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम स्टेप टर्निंग पे बात करेंगे, स्टेप टर्निंग प्रोग्राम, और हमारा जो ऑपरेशन रहेगा, और जो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आज हमने पढ़ाया है उसे आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि स्टेप टर्निंग में वो सारे प्रोग्राम यूज़ होते हैं, वो सारे स्टेप्स होते हैं जो फेसिंग में यूज़ होते हैं। आने वाले जितने भी CNC टर्निंग के जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें वो सेम स्टेप्स यूज़ किए जाएंगे जो हमने अभी यूज़ किए हैं। तो हम अगले सिमुलेशन में यही देखेंगे कि स्टेप टर्निंग ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे लर्निंग।